यूक्रेन की चेतावनी। कोई और आपके लिए उतना अच्छा नहीं लड़ सकता जितना आप खुद लड़ सकते हैं, लेकिन रात भर देश की रक्षा के उपकरण बनाते हैं। सभी की रणनीति अलग है, पर दुश्मन एक ही है। बाल्टिक सागर किनारे तनाव बढ़ रहा है। नाटो की पूर्वी सीमा पर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया चुपचाप उस संभावित लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं जो वे नहीं चाहते। नाटो के फाइटर जेट्स स्टैंड बाय पर हैं, इंजन चालू है और वे तुरंत उड़ान भरने के लिए तैयार हैं जब कोई रूसी विमान बहुत पास आ जाता है। नागरिक पायलट कहते हैं कि रूस के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से उनके जीपीएस सिग्नल अचानक गायब हो जाते हैं। लिथुआनिया में अधिकारियों ने सीमा पार विस्फोटक ड्रोन देखे जाने के बाद बेलारूस के पास नो फ्लाई जोन घोषित किया है। जमीन पर सेनाएं बढ़ रही हैं। एस्टोनिया युवा सैनिकों को 1 साल तक वर्दी में रखता है। लातविया ने अनिवार्य सैन्य सेवा फिर शुरू की और लॉटरी से नए रंगरूट बुला रहा है। लिथुआनिया सार्वभौमिक सेवा की तैयारी कर रहा है। तो ये देश अपने ही पुराने साम्राज्य से बचाव की तैयारी क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये छोटे देश उस ताकतवर दानव का सामना कर सकते हैं? हम जल्द वो हकीकत दिखाएंगे जिसे आप देखेंगे। लेकिन लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि YouTube ऐसे विषय प्रमोट नहीं करता जब तक आप लाइक बटन दबाकर उसे मजबूर न करें। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के बाल्टिक राज्य उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर के किनारे हैं। ये रूस और नेटो दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और इसके पीछे कुछ बहुत अहम कारण हैं। नक्शे में ये तीनों ऐसे दिखते हैं जैसे 3 सीढ़ियों के पत्थर एक दूसरे पर रखे हों। सबसे ऊपर एस्टोनिया है जो रूस की पश्चिमी सीमा से लगा है और खाड़ी के पार फिनलैंड दिखता है। इसके नीचे लातविया है जो पूर्व में रूस और बेलारूस से सटा है। सबसे नीचे लिथुआनिया है जो बेलारूस और रूस के एक्सक्लेव कालिनिनग्राद दोनों से जुड़ा है। रूस के लिए बाल्टिक देशों से संबंध हमेशा अहम रहे हैं। रूस के लिए बाल्टिक सागर तक पहुंच जरूरी थी जिससे वह व्यापार और नौसैनिक गतिविधियों के लिए यूरोप जा सके। अगर रूस बाल्टिक देशों पर प्रभुत्व जमा सकता तो वह अपनी नौसेना शक्ति और व्यापारिक ताकत को काफी हद तक बढ़ा सकता था। यह भौगोलिक कारण रूस के लिए बाल्टिक देशों पर हमला करने का मजबूत कारण था। हाँ, आपने सही सुना। बाल्टिक देशों और रूस की प्रतिद्वंद्विता पुरानी है। बाल्टिक देश सोवियत संघ में थे, लेकिन वहां के लोगों ने वह शासन ज्यादा समय तक नहीं चलने दिया। आप देख सकते हैं बाल्टिक देशों की जड़ें गहरी हैं। प्राचीन काल में यह भूमि उत्तर में फिनो-उग्रिक और दक्षिण में बाल्टिक जनजातियों का घर थी। बाद में लिथुआनिया में अन्य समुदाय भी जुड़ने लगे, जैसे स्लाविक समूह, यहूदी, तातार और कई छोटे छोटे समूह। इस मिश्रण ने व्यापार और रणनीतिक महत्व भी लाया। 12वीं सदी तक लिथुआनिया इतनी मजबूत हो गई थी कि इतिहास में इसे ग्रैंड डची ऑफ लिथुआनिया कहा गया। 13वीं सदी में यूरोप से जर्मन शूरवीर और धर्म युद्ध सेनानी आए। उन्होंने इस क्षेत्र में ईसाई धर्म फैलाना शुरू किया और धीरे धीरे एस्टोनिया और लातविया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उस समय हालांकि लिथुआनिया अकेला ऐसा बाल्टिक क्षेत्र था जो स्वतंत्र बना रहा। पोलैंड के साथ गठबंधन में यह इतना शक्तिशाली हुआ कि दोनों ने मिलकर पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ नामक एक शक्तिशाली राज्य बनाया। लेकिन इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति इसे बहुत आकर्षक बना देती है। बाल्टिक सागर पर नियंत्रण से यूरोप के व्यापार मार्गों तक अहम पहुंच और नौसैनिक शक्ति को बढ़ावा मिला। इसे कौन नियंत्रित करेगा? कोई इस पर नजर रख रहा था। 1558 में रूस के त्सार इवान द टेरिबल ने लिवोनिया, आज का एस्टोनिया और लातविया पर हमला किया। शुरुआत में रूस को बढ़त मिली, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। पोलैंड, लिथुआनिया, स्वीडन और डेनमार्क लिवोनिया की रक्षा के लिए शामिल हुए। इससे हालात बदल गए और लगभग 25 साल की लड़ाई के बाद रूस को हार का सामना करना पड़ा। काफी संघर्ष के बाद भी रूस बाल्टिक देशों पर कब्जा नहीं कर सका, पर कहानी यहीं नहीं रुकी। 18वीं सदी में रूस का सितारा तेजी से चमकने लगा। पीटर द ग्रेट ने स्वीडन के खिलाफ ग्रेट नॉर्दर्न वॉर लड़ी, जो 1721 में निस्टार्ट संधि से खत्म हुई। इस समझौते में स्वीडन को रूस को कुछ जमीनें देनी पड़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि बाल्टिक क्षेत्र के बड़े हिस्से, खासकर एस्टोनिया और लातविया,
रूसी नियंत्रण में आ गए। तब स्वीडन बाल्टिक क्षेत्र की प्रमुख शक्ति था। उसके पास एस्टोनिया, लातविया और फिनलैंड के कुछ हिस्से थे। संधि के बाद रूस इस क्षेत्र में नई शक्ति बना और उसे बाल्टिक सागर तक पहुंच मिल गई। नेवा नदी के किनारे रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग नामक नया शहर बनाकर उसे यूरोप की खिड़की कहा। इस शहर से रूस सीधे यूरोप से व्यापार कर सकता था। 18वीं सदी के अंत तक तीनों बाल्टिक राज्य रूसी नियंत्रण में आ गए। यह इसलिए हुआ क्योंकि पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल कमजोर होता जा रहा था। उसका राजा चुना जाता था और संसद में भी वही स्थिति थी। हर जमींदार को वीटो का अधिकार था। इसका मतलब था कि एक अकेला आदमी भी पूरे निर्णय लेने की प्रक्रिया को रोक सकता था। नतीजतन सरकार मुश्किल से ही काम कर पाती थी और नए सुधारों को पारित करना लगभग असंभव हो गया था। इस कमजोरी से रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया को हस्तक्षेप का मौका मिला। उन्होंने अपनी पसंद के शासकों को बैठाया, विद्रोह भड़काए और धीरे धीरे राष्ट्रमंडल को अराजकता की ओर धकेल दिया। आखिरकार जब वह विरोध करने के लिए बहुत कमजोर हो गया तो रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने उसे 3 हिस्सों में बांट दिया। इस विभाजन में लिथुआनिया व पोलैंड का बड़ा हिस्सा रूस को मिला। 18वीं सदी के अंत तक तीनों बाल्टिक देश रूसी शासन में आ गए, लेकिन यह ज्यादा समय नहीं चला। 19वीं सदी में रूस ने बाल्टिक देशों को बदलने की कोशिश की। रूसी भाषा, संस्कृति और प्रशासन थोपा गया। इस दबाव से बाल्टिक लोगों ने अपनी भाषा, गीतों और पहचान की रक्षा शुरू की। धीरे धीरे उनके दिलों में एक सपना उभरने लगा, आजादी का सपना। फिर आया 20वीं सदी का दौर। 1914 में पहला विश्व युद्ध छिड़ गया। एक ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया थे, जिन्हें सेंट्रल पावर्स कहा जाता था। उनके खिलाफ मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और कई अन्य देश भी शामिल हो गए। शुरुआत में जर्मनी मजबूत था और उसने युद्ध में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया पर कब्जा किया। युद्ध के अंत में जर्मनी हार गया और उसे बाल्टिक देशों से हटना पड़ा। इसी बीच 1917 की रूसी क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। झार निकोलस द्वितीय को हटाया गया और अक्टूबर क्रांति के बाद कम्युनिस्ट सत्ता में आए, जिससे देश गृह युद्ध में डूब गया। बाल्टिक राज्यों के लिए यह एक बिल्कुल सही मौका था। जर्मनी की सेना पीछे हट चुकी थी और रूस की सरकार कमजोर और उथल-पुथल में थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने अपनी अपनी राष्ट्रीय परिषदें बनाई और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। आजादी की उम्मीद आखिरकार हकीकत बन गई थी, या कम से कम ऐसा लग रहा था। लिथुआनिया ने सबसे पहले कदम उठाया। 16 फरवरी 1918 को इसकी राष्ट्रीय परिषद ने स्वतंत्रता की घोषणा की। लिथुआनिया को रूस से अलग एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया। इसके बाद एस्टोनिया ने 24 फरवरी 1918 को स्वतंत्रता की घोषणा कर खुद को गणराज्य बताया। जर्मन सैनिकों ने भूमि पर कब्जा किया, फिर भी वही तारीख एस्टोनिया की स्वतंत्रता की नींव बनी। 18 नवंबर 1918 को रीगा में लातविया ने स्वतंत्रता की घोषणा कर अस्थायी सरकार बनाई। शुरुआत में लातविया को जर्मन और सोवियत सेनाओं से लड़ना पड़ा, लेकिन सपना मजबूत हो चुका था। 1918 के अंत तक इन तीनों राज्यों ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था, कम से कम फिलहाल के लिए। घोषणाओं के बाद सभी राज्यों ने अस्थायी सरकारें बनाई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की सेनाएं हटीं, लेकिन सोवियत रूस का नया खतरा उभरा, जो स्वतंत्रता खोने को तैयार नहीं था। बाल्टिक देशों ने स्वतंत्रता के लिए भयंकर युद्धों में एक साथ लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपनी भूमि की रक्षा की और अंततः रेड आर्मी को हरा दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने आधुनिक राज्यों की संरचना की, संविधान बनाए, संसदें स्थापित की और नई सरकारी संस्थाएं बनाई ताकि देश अपनी पहचान बनाए रख सकें। 1920 के दशक तक एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने अपने आधुनिक रूप में स्थिरता और स्वतंत्रता हासिल कर ली थी। लगभग 2 दशकों तक वे स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में रहे। 123 वर्षों तक रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में बंटा पोलैंड भी उसी बदलाव की लहर में फिर स्वतंत्र हुआ। लेकिन 1939 में बाल्टिक राज्यों पर एक काली छाया छा गई। उसी साल जर्मनी के हिटलर और सोवियत संघ के स्टालिन ने माल्टोव-रिबेंट्रॉप नामक गुप्त समझौता किया। तब तक हिटलर ने जर्मनी को एक नाजी तानाशाही में बदल दिया था और एक विशाल साम्राज्य का सपना देख रहा था। स्टालिन
जो सोवियत संघ पर लोहे की मुट्ठी से राज करता था वही महत्वाकांक्षा रखता था, लेकिन उसकी विचारधारा कम्युनिज्म थी। उनकी व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग थीं, एक फांसीवादी, दूसरी कम्युनिस्ट। फिर भी उनके लक्ष्य समान थे, विस्तार, प्रभुत्व और नियंत्रण। अगस्त 1939 में उन्होंने गुप्त समझौता किया कि यूरोप में युद्ध होने पर वे जमीनें बांट लेंगे। गुप्त समझौते में बाल्टिक राज्य सोवियत क्षेत्र में और पोलैंड 2 हिस्सों में बांटा गया। सिर्फ कुछ ही दिनों बाद 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पश्चिम से पोलैंड पर हमला कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। सिर्फ 2 हफ्ते बाद 17 सितंबर को स्टालिन की सेनाएं पूर्व से आ गईं और कुछ ही हफ्तों में पोलैंड की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। देश 2 हिस्सों में बंटा। पश्चिमी हिस्सा नाजी जर्मनी ने पूर्वी सोवियत संघ ने लिया। दोनों तरफ से पोलैंड को कुचलने के बाद भी स्टालिन की भूख नहीं रुकी। 1940 में सोवियत संघ ने एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में सेना भेजी। पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेते हुए सोवियत सेनाओं ने स्थानीय नेताओं को हटा दिया और मॉस्को के प्रति वफादार सरकारें स्थापित कर दीं। इन नई प्रशासनों ने जल्दी ही सोवियत संघ में शामिल होने का अनुरोध किया और इस अनुरोध को मंजूरी दे दी गई। इस तरह बाल्टिक राष्ट्र फिर सोवियत शासन में आ गए, लेकिन उथल पुथल खत्म नहीं हुई थी। 22 जून 1941 को हिटलर ने मोलोटोव रिबेंट्रॉप संधि तोड़कर ऑपरेशन बारबोसा से सोवियत संघ पर हमला किया। पोलैंड का पूर्वी भाग और बाल्टिक राज्य जर्मन सेना के रास्ते में थे। हिटलर की सेनाओं ने इन क्षेत्रों पर जल्दी ही कब्जा कर लिया और कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगा कि नाजी इस क्षेत्र पर हावी हो जाएंगे। सोवियत रेड आर्मी ने कड़ा प्रतिरोध किया। कम्युनिज्म के रंग लाल के नाम पर रखी गई इस सेना की स्थापना 1918 में रूस के मजदूरों और किसानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए की गई थी। कड़ी सर्दी और दृढ़ सोवियत रक्षा ने जर्मन सेना की बढ़त को धीमा कर दिया, जिससे रेड आर्मी को फिर से संगठित होने का समय मिल गया। 1941-1944 में नाजी कब्जे के दौरान बाल्टिक राज्यों ने भारी अत्याचार झेले। यहूदी, रोमा और अन्य अल्पसंख्यकों को व्यवस्थित रूप से सताया गया। हजारों लोगों की हत्या और यातनाएं हुई। लाखों निर्दोषों की जानें नाजी शासन व उसके सहयोगियों के कारण गईं। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में सोवियत रेड आर्मी ने बाल्टिक देशों को नाजियों से फिर से कब्जे में लेना शुरू किया। जुलाई 1944 में विलेनियस, लिथुआनिया की राजधानी, फिर कब्जे में आ गया। 22 सितंबर 1944 को टालिन, एस्टोनिया फिर से सोवियत नियंत्रण में आया और 13 अक्टूबर 1944 को लातविया की राजधानी रीगा को भी सोवियत सेनाओं द्वारा मुक्त करा लिया गया। जुलाई से अक्टूबर 1944 में तीनों बाल्टिक देश फिर सोवियत कब्जे में आ गए। इस बार सोवियत संघ ने पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित किया और आधिकारिक रूप से एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को सोवियत गणराज्यों के रूप में शामिल कर लिया। 1945 से 1953 तक बाल्टिक राज्यों ने स्टालिन के कठोर शासन के तहत जीवन बिताया। सोवियत सत्ता के खिलाफ बोलने वालों को गिरफ्तार कर साइबेरिया जैसे बर्फीले श्रम शिविरों में भेजा जाता था। इन निर्वासनों की सबसे बड़ी लहर 1949 में आई, जिसे मार्च निर्वासन के नाम से जाना जाता है, जब सैकड़ों हजार एस्टोनियाई, लातवियाई और लिथुआनियाई लोगों को उनके घरों से उखाड़कर सोवियत संघ के भीतरी इलाकों में भेज दिया गया। लोगों के पास शासन को गिराने की योजनाएं थीं। इस दमन में जंगलों में एक गुप्त प्रतिरोध आंदोलन उभरा, जिसे फॉरेस्ट ब्रदर्स कहा गया। ये बहादुर पुरुष और महिलाएं जंगलों में छिप गए और सोवियत बलों और प्रशासकों पर छापामार हमले करने लगे। स्टालिन की क्रूर नीतियों और रेड आर्मी की ताकत ने उनकी बहादुरी के बावजूद आंदोलन को कुचल दिया। फिर भी 1950 के दशक भर में प्रतिरोध की भावना महसूस की जा सकती थी। 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद सत्ता निकिता क्रुश्चेव के पास चली गई, जिन्होंने डीस्टालिनाइजेशन लागू किया। राजनीतिक कैदी रिहा हुए और बाल्टिक राज्यों में सांस्कृतिक जीवन कुछ सहज हुआ। लोग अपनी भाषा बोल सकते थे, परंपराएं मना सकते थे और समुदाय की भावना बना सकते थे। असली राजनीतिक स्वतंत्रता असंभव थी। बाल्टिक राष्ट्र तब भी सोवियत संघ का हिस्सा थे। 1964 में क्रुश्चेव हटे और लियोनिद ब्रेजनेव सत्ता में आए। उनका समय ठहराव की अवधि कहलाता है। ब्रेजनेव के शासन के दौरान बाल्टिक राज्यों में उद्योग स्थानीय समृद्धि के बजाय सोवियत जरूरतों के लिए स्थापित हुए, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मॉस्को पर निर्भर हो गई। इसी दौरान इन क्षेत्रों में बड़ी रूसी भाषी आबादी बसाई गई, जिससे स्थानीय लोग अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को खतरे में महसूस करने लगे।
1970-1980 के दशक में सोवियत संघ बाहर से मजबूत था, पर भीतर असंतोष बढ़ रहा था। 1972 में लिथुआनिया के छात्र रोमास कलांता ने सोवियत शासन के विरोध में खुद को आग लगा ली, जिससे देश भर में गुस्सा फैल गया। 1970 और 1980 के दशक में असंतुष्टों, लेखकों, कवियों और बुद्धिजीवियों के एक समूह ने गुप्त रूप से स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की मांग करते हुए लेख और घोषणा पत्र प्रकाशित करना शुरू कर दिया। उन्होंने जोखिम उठाया, लेकिन उनका संदेश धीरे धीरे फैला। 1975 में हेलसिंकी समझौते में मानवाधिकारों को प्रमुखता मिली। बाल्टिक कार्यकर्ताओं ने इसे सोवियत सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया और दुनिया को याद दिलाया कि सोवियत संघ अपने वादे पूरे नहीं कर रहा है। फिर एक मोड़ आया। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के नेता बने। उन्होंने ग्लासनोस्त, खुलापन और पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन नीति शुरू की, जिससे बाल्टिक राज्यों के लोगों को सोवियत शासन के खिलाफ बोलने और विरोध का साहस मिला। 1987 तक स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से बढ़ रहे थे और 1988 में एस्टोनिया में सिंगिंग रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, जहां हजारों लोग स्वतंत्रता की मांग करते हुए पारंपरिक गीत गाने के लिए इकट्ठा हुए। ऐसे आंदोलन लातविया और लिथुआनिया में भी हुए। 1989 की ऐतिहासिक घटना बाल्टिक वे कही जाती है। 23 अगस्त को मोलोटोव-रिबेंट्रॉप संधि की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोगों ने 600 किमी लंबी मानव श्रृंखला बनाई, जो लिथुआनिया के विल्नियस से एस्टोनिया के टालिन तक फैली थी। इस शांतिपूर्ण विरोध ने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया कि बाल्टिक के लोग अब सोवियत कब्जे को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज़ादी की चाह बढ़ी। 1990 में लिथुआनिया ने बाल्टिक देशों में सबसे पहले संसद में स्वतंत्रता घोषित की। सोवियत संघ ने इसे मान्यता नहीं दी और आर्थिक नाकाबंदी कर दी। जनवरी 1991 में सोवियत सेना ने विल्नियस में प्रदर्शनकारियों पर हमला किया, कई मारे गए। इस हिंसा ने आंदोलन को रोकने की बजाय और मजबूत और दृढ़ कर दिया। उसी समय एस्टोनिया और लातविया ने भी स्वतंत्रता घोषित की। अगस्त 1991 में सोवियत संघ में गोर्बाचेव के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश हुई। कट्टरपंथी कम्युनिस्टों ने सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें सुधार नीतियां सोवियत संघ को कमजोर लग रही थी। 3 दिन में तख्ता पलट विफल हुआ, जिससे सोवियत सरकार कमजोर हो गई। इस मौके पर बाल्टिक राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित की। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ टूट गया, रूसी सेना हट गई और एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया स्वतंत्र राष्ट्र बने। उन्होंने दशकों की जद्दोजहद के बाद लोकतंत्र की राह पकड़कर आधुनिक स्वशासी देश बनाने का संकल्प लिया। स्वतंत्रता और लोकतंत्र स्थापित होने के बाद बाल्टिक देशों ने सेनाओं का आधुनिकीकरण और पश्चिमी देशों से गठबंधन शुरू किया। सालों के संघर्ष के बाद उन्होंने जाना कि भविष्य अनिश्चित है, इसलिए अब वे उसे सुरक्षित करना चाहते थे। इस बार पश्चिम एक गारंटी के रूप में उभरा। उन्होंने अपने नेताओं से संपर्क करना शुरू किया। आखिरकार 29 मार्च 2004 को एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया नाटो में शामिल हुए। इस सदस्यता का अर्थ था कि इन देशों पर हमला होने पर पूरा नाटो उनकी रक्षा करेगा। अब रूस बाल्टिक देशों पर खुलेआम हमला नहीं कर सकता था बिना सामूहिक प्रतिक्रिया के। यहां से चीजें पूरी तरह बदल गईं और बाल्टिक देशों की भू राजनीति भी। तीनों देशों ने सुरक्षा का जश्न मनाया, लेकिन रूस ने इसे अलग तरीके से देखा। उस समय रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई इवानोव ने कहा था कि नाटो सदस्यता एक गंभीर सुरक्षा चिंता है। बाल्टिक देश रूस की पश्चिमी सीमा पर हैं। नाटो में शामिल होने से वहां विदेशी सैनिक और हथियार तैनात हो सकते हैं। कई वर्षों तक रूस ने इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बनाए रखा था, लेकिन नाटो के विस्तार ने उस नियंत्रण को समाप्त करने की धमकी दी। इसके अलावा बाल्टिक देश अब संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की व्यापक राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था का हिस्सा बन गए, जिससे रूस के सामने एक बड़ा रणनीतिक चुनौती खड़ी हो गई। रूस और बाल्टिक देशों के बीच तनाव बढ़ा। फिर रूस ने अपना प्रभाव वापस पाने के उपाय खोजे। 2007 में रूस ने एस्टोनिया पर बड़ा साइबर हमला किया, जिसे पहला बड़े पैमाने पर साइबर युद्ध माना जाता है। यह हमला 27 अप्रैल 2007 को शुरू हुआ, जब एस्टोनियाई सरकार ने टालिन में सोवियत युग की ब्रॉन्ज सोल्जर वॉर मेमोरियल को हटाने का फैसला किया। इसके जवाब में रूस समर्थित हैकर्स और साइबर अपराधियों ने एस्टोनियाई सरकार, मीडिया और बैंकिंग वेबसाइटों पर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज हमला किया। 3 हफ्तों तक
एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज हमला दुनिया भर के हजारों कंप्यूटरों का इस्तेमाल करके किसी वेबसाइट को इतना अधिक ट्रैफिक भेजता है कि वह वेबसाइट पहुंच से बाहर हो जाती है। कई दिनों तक एस्टोनिया की इंटरनेट सेवाएं बाधित रहीं और डिजिटल कामकाज ठप रहा। यह पहली बार था जब किसी साइबर हमले ने पूरे देश पर इतना बड़ा असर डाला, जिससे आधुनिक युद्ध का एक नया अध्याय शुरू हुआ, साइबर युद्ध का युग। इस हमले ने बाल्टिक देशों के लिए एक कड़वा सच उजागर कर दिया। केवल सैन्य ताकत ही काफी नहीं थी, डिजिटल सुरक्षा, साइबर रक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। इसके जवाब में एस्टोनिया ने नाटो के समर्थन से कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑन एक्सीलेंस स्थापित किया, जो आज भी साइबर सुरक्षा और डिजिटल हमलों के खिलाफ देश को मजबूत करता है। लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि यह काफी नहीं है, क्योंकि रूस ने जल्द ही अपनी असली ताकत दिखा दी। अगस्त 2008 में कॉकस क्षेत्र की शांति टूट गई। 1 अगस्त को दक्षिणी ओसेटिया के रूस समर्थित अलगाववादियों ने जॉर्जियाई गांवों पर गोलाबारी की। जॉर्जियाई शांति सैनिकों ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनकी असंगठित कोशिशें आग के तूफान के सामने बेअसर रहीं। सिर्फ कुछ दिन बाद 7 अगस्त को जॉर्जिया ने पलटवार किया। उन्होंने दक्षिण ओसेटिया में सैन्य अभियान चलाया और जल्दी ही स्किनवाली पर कब्जा कर लिया। प्रतिक्रिया तुरंत और जबरदस्त थी। 8 अगस्त को रूस ने जॉर्जिया पर भूमि, वायु और समुद्र से समन्वित पूर्ण हमला शुरू किया। रूसी सैनिकों ने दक्षिण ओसेटिया और अबखाजिया में अभियान बढ़ाया, जबकि साइबर हमलों ने जॉर्जियाई संचार और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। कुछ दिनों में रूसी सेनाएं पश्चिमी जॉर्जिया में पहुंचकर गोरी जैसे प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया, जिससे जॉर्जिया संघर्ष करने लगा। 12 अगस्त तक फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलाई सरकोजी की मध्यस्थता में युद्ध विराम की घोषणा की गई, जिससे संघर्ष में एक अस्थिर विराम आया। लेकिन युद्ध यहीं खत्म नहीं हुआ। 26 अगस्त को रूस ने अबखाजिया और दक्षिण ओसेटिया की स्वतंत्रता को औपचारिक रूप से मान्यता दी, जिन्हें जॉर्जिया अपनी संप्रभु भूमि मानता है। रूसी सैनिकों ने आंशिक वापसी की, लेकिन उनकी मौजूदगी बनी रही, जिससे जॉर्जिया की सीमाएं अनिश्चित रहीं। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया बाल्टिक राज्य ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने रूस की आक्रामकता को चेतावनी के रूप में देखा। छोटे देशों ने समझा कि अगर नाटो सदस्य न होने के बावजूद जॉर्जिया पर जल्दी हमला हो सकता है, तो बाल्टिक देश भी असुरक्षित हैं। उन्होंने रूस की कड़ी निंदा की और तुरंत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का पुनर्मूल्यांकन शुरू किया। नाटो सदस्यता अब सिर्फ राजनीतिक पहचान नहीं, बल्कि जीवन रेखा बन गई। बाल्टिक देशों ने स्थायी नाटो सैनिक तैनाती, सैन्य आधुनिकीकरण में तेजी और त्वरित तैनाती अभ्यास तथा सामूहिक रक्षा अभ्यासों पर जोर दिया। 2010 तक नाटो ने अपनी प्रतिक्रिया को औपचारिक रूप दे दिया था, जिसे ऑपरेशन ईगल गार्जियन के नाम से जाना जाता है। यह अनुच्छेद 5 आपातकालीन योजना थी, जो बाल्टिक देशों और पोलैंड की रक्षा के लिए आक्रामकता की स्थिति में बनाई गई थी। इस योजना में 9 नाटो डिवीजन त्वरित तैनाती के लिए चुने गए और पोलैंड जर्मनी में लॉजिस्टिक्स हब बने। नौसैनिक समर्थन, जिसमें ब्रिटिश और अमेरिकी युद्धपोत शामिल थे, बाल्टिक सागर में तैनात किए गए थे और तेजी से सैनिकों की आवाजाही, वायु रक्षा और समुद्री नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करना नाटो की क्षेत्रीय रणनीति का मुख्य हिस्सा बन गया। उस क्षण से बाल्टिक क्षेत्र की सुरक्षा स्थायी रूप से बदल गई। नाटो और अमेरिकी सेनाओं ने स्थायी और रोटेशन आधार पर मौजूदगी बढ़ाई। खुफिया साझाकरण, साइबर रक्षा और संयुक्त प्रशिक्षण बाल्टिक रक्षा के स्तंभ बने। 2008 के जॉर्जिया युद्ध ने स्पष्ट संदेश दिया था। तेजी से बदलते संघर्षों में तैयारी, गठबंधन और तत्परता जीवन और असुरक्षा में अंतर कर सकती है। 2010 और 2014 के बीच बाल्टिक के ऊपर का आसमान लगातार तनाव का मंच बन गया था। रूसी सैन्य विमान अक्सर बाल्टिक हवाई क्षेत्र में बिना अनुमति के घुसपैठ और खतरनाक रूप से करीब आ जाते थे। ये उकसावे वाले कदम थे, साफ संकेत था कि मॉस्को नाटो और एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया की दृढ़ता परखना चाहता था। नाटो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बाल्टिक एयर पुलिसिंग मिशन का विस्तार और तीव्रता बढ़ाई गई। लड़ाकू विमान अधिक बार तैनात हुए, गश्त नियमित हुई और एयरबेस बुनियादी ढांचा त्वरित प्रतिक्रिया के लिए उन्नत हुआ। इस बीच रूस हवा में ही नहीं बल्कि बाल्टिक सागर में नौसेना अभ्यास कर दबाव बढ़ा रहा है, जिससे यह क्षेत्र उच्च दांव वाला बन गया। यूट्यूब ने अभी अभी एक दिमाग हिला देने वाली घोषणा की है। यह क्रिएटर्स को हर दिन $64 मिलियन का भुगतान कर रहा है। क्यों? खैर, क्योंकि यूट्यूब के पास पर्याप्त क्रिएटर्स नहीं हैं।
इसी कारण आप होम पेज पर ऐसे वीडियो देखते हैं जिनके व्यूज 1000 से कम होते हैं, जैसे ये। इसका मतलब ये नहीं कि सबको चैनल शुरू करना चाहिए। अगर आपने यूट्यूब या बिना चेहरे वाला चैनल शुरू करने का सोचा है तो अभी सबसे सही समय है। यूट्यूब हर दिन क्रिएटर्स को करोड़ों रुपए दे रहा है और अब पहले से कहीं ज़्यादा नए छोटे चैनलों को आगे बढ़ा रहा है। मुझे यकीन है कि चैनल शुरू करने और बढ़ाने को लेकर आपके कई सवाल होंगे। ऐसे सवाल हमें अक्सर ईमेल में मिलते हैं। इसीलिए हमने अपनी सारी यूट्यूब सलाह एक ही यूट्यूब वीडियो में मुफ्त देने का फैसला किया है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप वह वीडियो यहीं यूट्यूब पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिंक या स्क्रीन कार्ड पर क्लिक करें। बाल्टिक राज्यों को समझ था कि वे चुप नहीं रह सकते। अनिवार्य सैन्य सेवा बहाल हुई, रक्षा बजट बढ़े और नाटो से समन्वय मुख्य प्राथमिकता बना। इंटेलिजेंस साझा करना, संयुक्त अभ्यास और ड्रिल्स अब रोजमर्रा की सैन्य योजना में शामिल हैं। और हालांकि ये साल तनाव से भरे हुए थे, कोई पूर्ण पैमाने पर युद्ध नहीं हुआ, फिर भी ये उकसावे एक चेतावनी के रूप में काम आए। फरवरी 2014 में दुनिया ने देखा जब रूस ने क्रीमिया पर कदम उठाया। यूक्रेन में यूरो मैदान विरोध प्रदर्शन से राष्ट्रपति यानुकोविच हटे, जिससे सत्ता का खालीपन और राजनीतिक अराजकता फैली। मौके का फायदा उठाते हुए रूस ने बिना निशान वाले सैनिक भेजे, जिन्हें प्रसिद्ध रूप से लिटिल ग्रीन मैन कहा गया, ताकि क्रीमिया के रणनीतिक स्थानों पर नियंत्रण किया जा सके। 27 फरवरी तक क्रीमिया की संसद पर कब्जा कर लिया गया था और एक रूस समर्थक सरकार स्थापित कर दी गई थी। 16 मार्च को क्रीमिया में जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 97% लोगों ने रूस में शामिल होने का समर्थन किया। लेकिन दुनिया इससे सहमत नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने इस मतदान को अनुचित और अवैध करार दिया। सिर्फ 2 दिन बाद 18 मार्च को रूस ने औपचारिक रूप से क्रीमिया को अपने में मिला लिया और वहां बड़े पैमाने पर सैन्य उपस्थिति स्थापित कर दी। मॉस्को ने कहा कि क्रीमिया में ज्यादा आबादी रूसी है, सेवास्तोपोल में रणनीतिक नौसैनिक अड्डा है और यूक्रेन के नाटो से करीब होने की चिंता है। रूस ने इसे आत्मनिर्णय बताया, जबकि अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन कहा। बाल्टिक देशों के लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि एक सीधी चेतावनी थी। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने सुरक्षा नीति मजबूत की, रक्षा खर्च बढ़ाया, सैन्य आधुनिकीकरण तेज किया और नाटो से समन्वय बढ़ाया। 2014 नाटो वेल्स शिखर सम्मेलन में सहयोगियों ने 2% जीडीपी रक्षा खर्च लक्ष्य को मजबूत किया। नाटो प्रतिक्रिया बल का विस्तार हुआ और बहुत उच्च तत्परता संयुक्त कार्य बल VJTF बना, जो किसी भी आपात स्थिति में 5 दिनों में प्रतिक्रिया दे सकता है। 2016 तक बाल्टिक राज्यों को पहले से कहीं अधिक अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी थी। 2008 में जॉर्जिया में रूस की कार्रवाई और 2014 में क्रीमिया के विलय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि मॉस्को की छाया केवल इतिहास की किताबों की कहानी नहीं थी, यह अब भी खतरा था। उस साल नाटो वार्सो शिखर सम्मेलन में एनहांस्ड फॉरवर्ड प्रेजेंस नामक निर्णायक योजना बनी थी। यह सिर्फ कागजी रणनीति नहीं, बल्कि एक वादा था। ब्रिगेड आकार के रोटेशनल बैटल ग्रुप्स बाल्टिक देशों और पोलैंड में तैनात किए जाएंगे। एस्टोनिया में ब्रिटिश, लातविया में कनाडाई, लिथुआनिया में जर्मन और पोलैंड में अमेरिकी नेतृत्व वाली बटालियन तैनात होंगी। एस्टोनिया ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने अनिवार्य सैन्य सेवा को फिर से शुरू किया, क्षेत्रीय रक्षा को मजबूत किया और साइबर सुरक्षा में संसाधन झोंक दिए। लातविया ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया और अपनी जमीन पर मित्र देशों की सेनाओं के समर्थन के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया। लिथुआनिया ने रक्षा खर्च 170% बढ़ाकर सेना को उन्नत तोपखाना प्रणालियों से आधुनिक बनाया। तीनों देशों में हवाई निगरानी मिशन बढ़े, रैपिड रिएक्शन फोर्सेज मजबूत हुई और संदेश था, बाल्टिक देश अब आसान निशाना नहीं होंगे। रूस भी नहीं रुका। 2017 में रूस ने बेलारूस के साथ शीत युद्ध के बाद का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास झपाद आयोजित किया। 10,000 से ज्यादा सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया और हर एक कदम एक संदेश देने के लिए ही उठाया गया था। नाटो ने बारीकी से नजर रखी, क्योंकि नकली हमलों का केंद्र सोवेल की गैप था, जो एक संकरा गलियारा है जो बाल्टिक देशों को मध्य यूरोप से जोड़ता है। यह पट्टी सिर्फ 65 किलोमीटर यानी लगभग 40 मील लंबी और 20 से 50 किलोमीटर यानी 12 से 31 मील चौड़ी है, और यह जमीन का टुकड़ा बेहद अहम था। अगर रूस इसे कब्जा करता तो बाल्टिक देश नाटो से कट सकते थे। अचानक जो अब तक सिर्फ नक्शे पर दूर की समस्या थी, वह एक असली ठोस खतरे में बदल गई।
नाटो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सैनिक बढ़ाए गए, ढांचा मजबूत किया गया और संयुक्त अभ्यास तेज किए गए। एस्टोनिया ने नए नौसैनिक रडार लगाए और संभावित खतरों पर नजर रखने के लिए संयुक्त रडार कवरेज तैयार की। युद्धकालीन जनशक्ति 2,67,000 की गई। लिथुआनिया ने नासम्स एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए और एंटी टैंक हथियारों को आधुनिक बनाया। कहानी यही नहीं थमी। 2020-2021 में फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने से बाल्टिक सागर क्षेत्र मजबूत हुआ। बाल्टिक देशों ने साइबर डिफेंस और हाइब्रिड युद्ध के उपायों में निवेश किया। नाटो ने इंटेलिजेंस साझा कर फोर्स पोजीशन मजबूत की। पिछले आक्रमणों से उबरकर बाल्टिक देशों ने खुद को आधुनिक और समन्वित रक्षा में बदल लिया। जो पहले असुरक्षित था, अब उसे एकजुट और समझदार गठबंधन का समर्थन मिला, जो तेजी से जवाब देने को तैयार था। इन सब में यह साफ था कि इतिहास के सबक तुरंत लागू हो रहे थे। 21वीं सदी के तूफानों से निपटने के लिए एक मजबूत ढाल बनाई जा रही थी। लेकिन फिर रूस की सबसे क्रूर चाल आई। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर पूरी तरह से आक्रमण कर दिया। यह सिर्फ क्षेत्र नहीं, ताकत का भी मामला था। पुतिन सोवियत संघ के टूटने को बड़ी त्रासदी कह चुके हैं और इस युद्ध ने यह दिखा दिया कि उनका उद्देश्य यूक्रेन को फिर से रूस के प्रभाव में लाना और नाटो के विस्तार को रोकना था। पूर्व में 1,90,000 से अधिक रूसी सैनिकों को सीमा पर तैनात किया गया था, जिससे यूरोप ने दशकों में सबसे बड़ा सुरक्षा संकट देखा। बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के लिए संदेश सीधा था, अगर रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है तो वे भी खतरे में हैं। एस्टोनिया ने सेना बढ़ाई, लातविया ने 2024 में अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू की, लिथुआनिया ने आधुनिक हथियारों में निवेश किया। इसी समय उन्होंने यूक्रेन को भारी समर्थन दिया। 2022-23 में एस्टोनिया की सहायता उसकी जीडीपी के 1,469% के बराबर रही। लातविया ने 1,128% और लिथुआनिया ने 1,145% दिया। छोटी अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये बड़ी रकम है। घर पर उन्होंने बाल्टिक डिफेंस लाइन बनानी शुरू की, जो 600 मील लंबी बंकरों, खाइयों और टैंक रोधी जालों की प्रणाली है, ताकि रूसी हमले को धीमा किया जा सके। केवल एस्टोनिया ने करीब 600 बंकर बनाने की योजना बनाई थी। उन्होंने साइबर सुरक्षा मजबूत की, हाइब्रिड युद्ध प्रशिक्षण सुधारा और नाटो के साथ खुफिया साझेदारी बढ़ाई। नाटो ने क्षेत्र को मजबूत किया। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा ने विशेष इकाइयां भेजीं। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने से उत्तरी यूरोप की सुरक्षा मजबूत हुई। नाटो ने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया बलों को बेहतर किया, बाल्टिक सेनाओं के साथ बहुक्षेत्र अभ्यास किए और अमेरिका ने 2021 तक $169 मिलियन की सैन्य सहायता दी। भविष्य की ओर देखते हुए बाल्टिक देश अपनी सेनाओं को मजबूत करने में लगे हैं। एस्टोनिया अपनी सेना दोगुनी करने की योजना बना रहा है। वहीं लातविया और लिथुआनिया भी अपनी सेनाएं बढ़ा रहे हैं। तीनों देश रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं और 2029 तक जीडीपी का करीब 4-5% खर्च करने का लक्ष्य रखते हैं। एस्टोनिया ने 2029 तक के लिए 32 अरब यूरो का रक्षा कार्यक्रम, डिजिटल कमांड सेंटर्स और उन्नत हथियारों के लिए मंजूर किया है। इस समय बंकरों और खाइयों के साथ रक्षा रेखा बन रही है। एस्टोनिया ने टैंकों को रोकने के लिए खेतों में ड्रैगन के दांत जैसी एंटी टैंक बाधाएं बिछा दी हैं। 15 घंटे रोज यह लिथुआनियाई फैक्ट्री गूंजती रहती है। विशाल मशीनें मजदूरों के साथ सैकड़ों की संख्या में बाधाएं बनाती हैं। इन्हें ड्रैगन के दांत कंक्रीट पिरामिड कहा जाता है। हर एक सैकड़ों पाउंड वजनी है और 1 फुट से ज्यादा मोटी धातु की छड़ से बने रोडा ब्लॉक है, जिन्हें हेजहॉग कहा जाता है। एक कहानी जैसी नाम, लेकिन मकसद बहुत गंभीर है, रूसी आक्रमण से सुरक्षा के लिए। साथ ही नदियों, झीलों और खाइयों को भी रक्षा नेटवर्क में शामिल किया जा रहा है, जिससे प्रकृति खुद आक्रमण के खिलाफ एक दीवार बन रही है। नार्वा, एस्टोनिया में, जो रूस से एक नदी दूर है, मुख्य पुल पर बड़े स्टील गेट लगाए गए हैं, जिन्हें कुछ सेकंड में बंद किया जा सकता है। सिर्फ स्थानीय लोग नहीं, जर्मनी ने लिथुआनिया में पूरी ब्रिगेड तैनात की है। करीब 5,000 सैनिक टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के साथ छोटे गांवों से गुजर रहे हैं। सब कुछ युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। और 2024 में बाल्टिक देशों ने एक विवादास्पद कदम उठाया। उन्होंने ओटावा संधि छोड़ दी। इस संधि पर 160 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए। यह वैश्विक समझौता एंटी पर्सनल लैंडमाइंस के इस्तेमाल पर रोक लगाता था, क्योंकि पहले युद्धों में इनसे भारी नागरिक हताहत हुए थे।
कई वर्षों तक यह ऐसी हथियारों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही दुनिया का प्रतीक था, लेकिन एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के लिए रूस से खतरा इन जोखिमों से ज्यादा था। संधि से हटकर उन्होंने बारूदी सुरंगें फिर से लगाने का अधिकार ले लिया। इन्हें टैंकों को रोकने और आक्रमणकारियों की गति धीमी करने के लिए नियंत्रित क्षेत्रों में सावधानी से बिछाया गया। उनके लिए यह आक्रामकता नहीं बल्कि जीवित रहने का सवाल है। भविष्य की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं होगी। अब साइबर रक्षा भी एक अग्रिम मोर्चा है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने रूसी हमलों से निपटने के लिए एडवांस्ड साइबर कमांड बनाए हैं। ड्रोन डिटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणालियां अपग्रेड हो रही हैं। ये प्रयास नेटो के साइबर डिफेंस नेटवर्क से जुड़े हैं, जिससे हाइब्रिड खतरों के खिलाफ साझा सुरक्षा कवच बनता है। हवा में और समुद्र में अपग्रेड बहुत तेजी से हो रहे हैं। बाल्टिक सागर में नेटो की नौसैनिक उपस्थिति बढ़ी है, जहां अमेरिकी, फ्रांसीसी व डेनिश जहाज गश्त कर रहे हैं। लिथुआनिया और एस्टोनिया ने मिसाइल और हवाई हमलों से बचाव के लिए नॉर्वेजियन एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तैनात किए। नॉर्वेजियन एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक मोबाइल, मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसे विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। एडवांस्ड रडार, अर्ली वार्निंग और ड्रोन सर्विलांस से बाल्टिक देशों को आसमान व समुद्र पर ज्यादा नियंत्रण मिल रहा है। इसी समय रूस भी तैयारी कर रहा है। कालिनिनग्राद में वह मिसाइलों और आर्टिलरी सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहा है। लेक लाडोगा में वह अपने क्रूज मिसाइलों के लिए नौसैनिक अड्डा बढ़ा रहा है। मॉस्को समुद्र के नीचे तोड़फोड़ जैसे गुप्त ऑपरेशन बढ़ा रहा है और अचानक अभ्यास व सैनिक तैनाती से बाल्टिक देशों को खतरे की याद दिला रहा है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के लिए यूक्रेन युद्ध निर्णायक मोड़ था। इससे वे धीमी तैयारी छोड़कर तुरंत कार्रवाई करने लगे। अब उनकी योजनाएं जमीन, हवा, समुद्र, साइबर और नागरिक तैयारियों तक फैली हैं। नेटो के साथ वे इतनी मजबूत रक्षा बना रहे हैं कि अगर रूस कभी उनकी ओर देखे तो आक्रामकता की कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। कौन जीतेगा यह समय बताएगा।